एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं इकाई 1 कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो पहले भाग पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खाली स्थान के उत्तर आपको समझाते हुए बताने वाला हूं। तो आपको समझते हुए इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसका पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अध्याय 2 चैप्टर 2 का ये सॉल्यूशन है। यूनिट नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो जाकर वहां पर जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, दंत क्षय का कारण है। तो यहाँ पर दंत क्षय का कारण है तो लार का पीएच मान क्या हो जाता है। जब दांतों में सड़न होता है तो लार का पीएच मान 7 हो जाना, 6.5 हो जाना, 5.5 से कम हो जाना, 7.5 से अधिक हो जाना। कौन सा उत्तर इसका सही रहेगा? ऑप्शन स। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह है आपका नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद इसको कहते हैं आपका एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 4 तरह से यहां पर अम्ल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें प्रबल अम्ल नहीं है एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये वियोजित हो जाते हैं, आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं, तो ये प्रबल अम्ल नहीं है। तो CH3 COOH इसके बीच का जो बंध होता है बहुत ही वीक होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका तीसरा प्रश्न, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। यह आसानी से वियोजित होता जाता है, इसके बीच जो बंध होता है H2 और CO3 के बीच वो वीक होता है और आसानी से ये डी एसोसिएट हो जाता है। तो ये दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन इसका सही होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर 4 अम्ल दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है खाली स्थान पर भी। उसके बाद बात करते हैं किस लवण की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पर दिया गया है NaCl और ये दिया है आपका Na2SO4 दिया गया है, KNO3 दिया गया है और NH4Cl दिया गया। किसकी प्रकृति अम्लीय होगा? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, एंटीसेप्टिक। तो अपच की जब स्थिति होती है, जब पेट में जलन होने लगता है यानी कि पेट में अम्लीयता बढ़ जाता है, उसके उपचार के लिए एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटाएसिड आपका क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है, जो अम्ल और क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है और तुरंत आपको राहत मिल जाता है। बात करते हैं आपका 7वां प्रश्न, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके डैश गैस बनाते। तो कोई भी हम धातु ले लेते हैं, यहाँ पर आपका धातु है सोडियम, इसको हम लोग रिएक्ट करा लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, विस्थापन अभिक्रिया होगा। सोडियम रिएक्ट करेगा आपका Cl के साथ, क्या बन गया आपका? NaCl लवण बन गया। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या होगी? रिलीज होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
2HCl यहाँ पर आपका हो गया, तो 2NaCl होगा और यहाँ पर भी आपको 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बैलेंस रिएक्शन रहा। धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण और क्या बनाती है, आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया किस तरह से यहाँ पर हुआ। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं जो पीएच स्केल को यहाँ पर दर्शा रहा है। पीएच स्केल में ले आपका होता है 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स होते हैं। यहाँ पर आपका जो बीच वाली पट्टी होती है वो 7 होती है। यहाँ पर आपको अम्लीयता को दर्शाता है, यहाँ अम्लीय होता है, आपका 7 होने पर उदासीन होता है, 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्या कहलाता है, आपका क्षारीय कहलाता है। इस तरह से इस पर आधारित आपके एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो अम्लीय कब होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है, और 7 होने पर क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो ये 7 होता है। प्राकृतिक स्रोत क्षारक है, जो प्रकृति से प्राप्त क्षारक कौन सा है, इमली। इमली आपका होता है प्राकृतिक अम्ल। सेब है, टमाटर है, खाने का सोडा है, और खाने का सोडा का सूत्र भी आपको आना चाहिए, NaHCO3। इसका कार्बनिक नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है, और ये प्राकृतिक क्षारक होता है। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और खाने का सोडा एक क्या है, आपका प्राकृतिक क्षारक होता है। रासायनिक सूचक इंडिकेटर कौन सा है, केमिकल इंडिकेटर कौन सा है, हल्दी आपका नेचुरल होता है, गुड़हल होता है आपका नेचुरल होता है, लाल पत्ता गोभी के रस, मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज क्या है, आपका रासायनिक सूचक है। इसके साथ साथ कोई और अदर ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जैसे कि फिनोप्थलीन है, तो फिनोप्थलीन भी क्या है, आपका रासायनिक सूचक होता है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है। तो देखते हैं आपका रिएक्शन किस तरह से बनता है। SO2 का रिएक्शन कराएंगे NOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से बनेगा Na2SO3 और प्लस आपका क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इस तरह से इसका रिएक्शन रहेगा। तो इसको Na2SO3 को सोडियम सल्फाइड कहा जाता है, इसको सोडियम सल्फाइड कहा जाता है, और यहाँ पर आपका पानी बना। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड और जल बनाता है। उसके बाद बात करते हैं, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसको बताना है आपको। लवण प्लस जल, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लवण प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, लवण प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। कोई भी आप धातु कार्बोनेट को लीजिए, Na2CO3, ये आपका धातु कार्बोनेट हो गया। इसको हम लोग रिएक्शन करा दिए किसी अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से आपका बन जाएगा NaCl, यहाँ से बनेगा आपका NaCl, और यहाँ से आपका पानी भी बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो इस तरह से इसका रिएक्शन रहेगा, और इसको आप चाहे तो पूरा बैलेंस करके देख लेंगे। इस तरह से लवण बना, जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ से आपको पूरा देख लेना है। 2 बार आपको यहाँ से HCl लेना है, तो यहाँ पर 2NaCl हो जाएगा आपका, और यहाँ पर H2O बन गया पानी, और CO2 बन गया। इस तरह से इसका रिएक्शन रहेगा। उसके बाद है, ताजे दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, pH मान क्या होगा, 6 से कम होगा 6 होगा, 6 से अधिक होगा 5.5 होगा। तो 6 से कम हो जाएगा, दूध का जो pH मान है वो 6 है, और दही जब बन जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 6 से कम होगा। वो कितना कम होगा वो pH स्केल से पता चलेगा आपको।
उसके बाद है आपका प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक इंडिकेटर कौन सा है। यहाँ पर आपको दिया गया 4 ऑप्शन, मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज, गुड़हल, फेनोप्थलीन। अभी बताया था आपको फेनोप्थलीन होता है जो अम्लीय विलयन के साथ रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन के साथ ये गुलाबी रंग देता है। वैसे ये मेथिल ऑरेंज है और आपका मैथिल रेड है। तो यहाँ पर गुड़हल है जो प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक इंडिकेटर्स है। अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो किस तरह से होता है, अधात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, आपका अम्लीय नेचर का होता है। इस तरह से यहाँ पर 15 सही विकल्पी प्रश्न दिया गया था। सही सभी का उत्तर मैंने बता दिया। अगर कोई आपको डाउट लगता है कि यह ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट पर इसका उत्तर बता देंगे। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, खाली स्थान को यहाँ पर पूरा करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी उदासीन विलयन यानी कि जो उदासीन विलयंस होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कौन सी अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं उसे। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ अपनी गंध के परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को डैश कहते हैं। इसको कौन सा सूचक कहते हैं, घ्राण सूचक कहते हैं। जो गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान होता है उसे घ्राण सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पूछा जाता है प्रश्न में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच जो क्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सल्फर को वायु में जलाने पर प्राप्त गैस की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, सल्फर आपका हो गया, यहाँ से आपका ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर क्या बनेगा, SO जो भी आपका यहाँ पर बनेगा उसको आपको देखना है। और इसकी जो प्रकृति होगी वायु से जलाने पर जो इसकी प्रकृति होगी वो अम्लीय होगा, अम्लीय नेचर का होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल बन सकता है या सल्फ्यूरस अम्ल भी बन सकता है। उसके बाद है क्षार का जलीय विलयन डैश को नीला कर देता है, लिटमस को। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा लिटमस। जलीय विलयन लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण की जो प्रकृति होती है। तो यहाँ पर एक प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच जो बनेगा जो रिएक्शन होगा, प्रबल अम्ल यानी कि अम्ल का नेचर ज़्यादा होगा, क्षार का नेचर बहुत कम होगा, यानी कि दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो विलयन की जो प्रकृति रहेगा वो अम्लीय रहेगा। डैश की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। तो वो लवण सॉल्ट का जो नेचर होता है वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों हो सकता है। विलयन की प्रकृति को जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर NH4 आप पर होता है आपका पॉजिटिव चार्जेस, NO3 पर होता है आपका नेगेटिव चार्जेस। तो ऋणात्मक भाग आपका अम्लीय मूलक कहलाता है, धनात्मक भाग आपका क्षारीय मूलक कहलाता है। तो NH4 प्लस और NO3 माइनस ये आपका अम्लीय मूलक हुआ, ये आपका क्षारीय मूलक हुआ। बात करते हैं आपका प्रबल अम्ल। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो तो जो लवण का जो नेचर्स होगा वो उदासीन कैरेक्टर का हो, चाहे आपका प्रबल प्रबल पर लो चाहे आपका दुर्बल दुर्बल पर लो, जो प्रकृति बनेगा वो उदासीन बनेगा। उसके बाद है 12वां प्रश्न, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो ये भी आपका क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो समान नेचर से जो बनेगा लवण उसकी जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, उदासीन नेचर का होगा, न्यूट्रल्स होंगे। उसके बाद है यहाँ पर दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड दिया गया और प्रबल क्षार दिया गया। तो क्षार के जो होगा वो ज़्यादा रहेंगे, दुर्बल अम्ल कम रहेंगे। तो अम्ल कम रहेगा, क्षार ज़्यादा होंगे, तो इसका जो नेचर ही रहेगा वो क्षारीय होगा। उसके बाद है अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण। अम्ल और क्षार, कोई भी आप अम्ल ले लीजिए, यहाँ पर मैंने अम्ल NaCl क्षार ले लिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा
तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका NaOH ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, तो यहाँ से आपका बनेगा NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन गया जो सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, और साथ में यहाँ पर H2O पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। उसके बाद है KCl के जली विलयन। KCl का जली विलयन होगा, जल में जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो नेचर्स होगा वो किस तरह से होगा उसको बताना है। जली नेचर आपका उदासीन प्रकृति का होता है। pH का उच्चतम मान डैश विलयन प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे उच्चतम मान क्षारीय विलयन का होता है। क्षार विलयन, क्षार सॉल्यूशन का होता है। रुधिर का pH मान आपको एग्जैक्ट मान पता होना चाहिए, 7.4 होता है आपका रुधिर का pH मान। शुद्ध जल का pH मान डैश होता है, 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। सिरका में डैश अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। उसके बाद धान के उत्पादन के अनुकूल मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए, 5 से 8 के बीच में ये होना चाहिए। तो ये आपका उत्तर रहा खालिस्तान का। उसके बाद आपको अगले भाग पर पूरे प्रश्नों के उत्तर को कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी आइकॉन है उनको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो पूरा आप लोग जुड़ जाइए और इस ग्रुप पर आपको पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाएगा। धन्यवाद।